हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी की केयर कैसे की जाती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बेबी डिलीवर होने के बाद में 1 महीने तक हॉस्पिटल में और फिर घर जाने के बाद में क्या बेसिक केयर करनी चाहिए, उसके बारे में आज हम ये वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो माय नेम इज़ डॉक्टर विनोद शेलार एंड आई एम ए पीडियाट्रिशियन वर्किंग विथ मेडीपॉइंट हॉस्पिटल फॉर पास्ट फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। तो चलो, ये डिस्कशन हम लोग 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पार्ट पहला होगा कि इमीडिएटली अपन हॉस्पिटल में क्या केयर कर सकते हैं, और पार्ट दूसरा होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेबी को घर ले जाने के बाद में उसकी कैसे केयर करनी चाहिए। जब भी बेबी हॉस्पिटल में डिलीवर होता है तभी इमीडिएटली क्या होता है, तो सब इसमें से कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आपके जो पीडियाट्रिशियन है, आपके जो डॉक्टर्स हैं वो करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कैसे करना है। और दूसरा पार्ट होता है कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट्स, रिलेटिव्स की इन्वॉल्वमेंट। शुरू करते हैं सबसे इमीडिएटली क्या होता है। तो बेबी डिलीवर होने के बाद में वो पीडियाट्रिशियन के पास में जाएगा। पीडियाट्रिशियन का सबसे पहला काम होता है कि बेबी को ड्राई करना। बेबी जब भी माँ के पेट में होता है तो उसका टेम्परेचर रेगुलेशन का काम वो अंदर का एनवायरनमेंट करता है। बेबी को वार्म रखने की ज़रूरत होती है, वो माँ के पेट के अंदर होता है। बेबी डिलीवर होने के बाद में बेबी का बॉडी टेम्परेचर जल्दी जल्दी ड्रॉप होने लगता है, तो इसलिए बेबी को ड्राई करना सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली स्टेज है। सेकेंड स्टेज आती है बेबी को वार्मर के नीचे रखना। वार्मर का काम अगेन वही है कि बेबी का बॉडी टेम्परेचर ठीक रहे। एक रेडिएंट वार्मर होता है जिसमें पीडियाट्रिशियन बेबी को रखते हैं, और फिर आगे वाली केयर वो वार्मर में हो जाती है। नेक्स्ट आएगा विटामिन के का इंजेक्शन। अपनी नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी विटामिन के में इमीडिएटली बर्थ के बाद में नॉर्मली डेफिशिएंट होती है। तो सबसे पहले आपके पीडियाट्रिशियन बेबी को विटामिन के का एक इंजेक्शन देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये यूजुअली डिलीवरी रूम में इमीडिएटली हो जाता है। किसी भी न्यूनेट की, किसी भी न्यूबॉर्न की सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है ब्रेस्ट फीडिंग। और मेडीपॉइंट हॉस्पिटल में हम लोग पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जितना हो सके उतने जल्दी एस्टैब्लिश हो जाए। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर मदर स्टेबल होगी, मदर डिलीवरी रूम में कोऑपरेट कर सकती है, मदर को पॉसिबल होगा, तो वहीं पे हम लोग बेबी को ब्रेस्ट पे देते हैं कि जहाँ से ब्रेस्ट फीडिंग इमीडिएटली सेटल स्टार्ट हो जाए। और सेकेंड थिंग, बेबी और माँ का जो स्किन कांटेक्ट है वो स्किन कांटेक्ट वहीं पे डेवलप हो जाए। तो ये कोशिश हम लोग लेबर रूम में या फिर डिलीवरी रूम में वहीं पे कर स्टार्ट करते हैं। मैंने जो कहा स्किन कांटेक्ट, तो स्किन कांटेक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेबी का टेम्परेचर रेगुलेशन जो हमने अभी डिस्कस किया, वो टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत अच्छी तरह से सेट होता है मदर और बेबी के स्किन कांटेक्ट में। दूसरा, मदर और बेबी का जो बॉन्डिंग है वो इमीडिएटली स्किन कांटेक्ट से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और तीसरा, मदर का स्किन और बेबी का स्किन अगर कांटेक्ट में रहते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अभी बेबी सेटल हो गया है, बेबी को हमने उसका ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट किया है और बेबी अभी वार्मर में है, विटामिन के का इंजेक्शन लग चुका है, बेसिक सभी जो केयर है वो कंप्लीट हो चुकी है। माँ की जो इनिशियल ट्रीटमेंट है लेबर, डिलीवरी या फिर सिजेरियन सेक्शन के बाद में वो कंप्लीट हो चुकी है। तो माँ को, बेबी को साथ में लेबर रूम, डिलीवरी रूम या फिर ऑपरेशन थिएटर से बाहर लिया जाएगा और फिर अपने रूम में शिफ्ट किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि सेम टाइम पे उसी के साथ में बेबी को माँ के साथ में शिफ्ट करें। तो हमने अभी बेबी को माँ के साथ में रखा है। तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं साथ में, और जो बेबी आने की वजह से बहुत एक्साइटेड रहते हैं और वह चाहते हैं कि हम बेबी को टच करें, बेबी को पकड़े, बेबी को हाथ में लें। लेकिन उससे बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारी जनरल एडवाइस ये होती है कि कम से कम रिलेटिव्स बेबी को हैंडल करें, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाए। उसमें भी अगर आप हैंड हाइजीन अच्छी तरीके से रखते हो, मतलब अच्छी तरह से हाथ धोना कम से कम 1 मिनट के लिए, और उसके बाद में बेबी को हैंडल करते हो, तो इन्फेक्शन के चांसेस फिर बहुत कम रहते हैं। लेकिन पहले 1 महीने में कम से कम रिलेटिव्स बेबी को हैंडल करनी चाहिए। इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आएगा ब्रेस्ट फीडिंग। अभी ब्रेस्ट फीडिंग वैसे देखा जाए तो बेबी का सबसे पहला राइट है, वो किसी की चॉइस नहीं है। तो ये ध्यान में रखना, सबने ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग की इनकरेजमेंट हम लोग जब भी माँ प्रेग्नेंट होती है तभी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तभी से मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इमीडिएटली
जो जैसे कि हम मैंने अभी बताया, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी हम लोग बेबी को माँ के पास में देते हैं ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट होने के लिए। स्किन टू स्किन कांटेक्ट का वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद में जैसे बेबी माँ के पास में जाता है तो एवरी 2 आवर्ली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना। 2 घंटे का गैप ये नॉर्मल गैप होता है फीडिंग के लिए। अगर ये गैप कम या ज़्यादा करना है तो आपके डॉक्टर आपको वैसे एडवाइस करेंगे। जनरली ये गैप 2 घंटे का होगा। तो एवरी 2 आवर्ली बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए देना ज़रूरी होता है। अभी जैसे डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के इमीडिएटली बाद में जो सिक्रीशंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, एक, और दूसरा उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लिक्विड होती है, उसको हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो ये सब ने ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अगर सिक्रीशन इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी कम भी होंगे तो भी वो बेबी के लिए सफिशिएंट होते हैं, बेबी की रिक्वायरमेंट उतनी ही होती है। तो वो कोलोस्ट्रम छोड़ के बाहर से और कुछ देने की यूजुअली बेबी को ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात, बेबी को मैंने जैसे बताया कि ऊपर से बाहर से कुछ भी नहीं देना है, जैसे पानी, शहद, गाय का दूध, भैंस का दूध, पाउडर का दूध, ये किसी भी चीज़ स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। अगर आपके डॉक्टर्स कुछ स्पेसिफिक एडवाइस करते हैं तो वो टाइम आप वो चीज़ कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कब तक कंटिन्यू करना है? तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रहेगा मिनिमम अप टू 2 ईयर्स। 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है। सप्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट होते 6 महीने के बाद में आपके डॉक्टर्स वो आपको एडवाइस करेंगे। तब तक बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग छोड़कर कुछ भी नहीं देना। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो अगर हम पहले जान जाते हैं तो उसके लिए 100% ट्रीटमेंट होती है, एक, और दूसरा उससे होने वाले डैमेजेस जो है वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ऐसी बीमारियां क्या है और उसके लिए टेस्ट क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग। मतलब बेबी का कान ठीक से काम करता है कि नहीं करता है, उसको ठीक से सुनाई देता है कि नहीं देता है। उसके लिए एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है जिसको हम कहते हैं OAE। वो हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट हम लोग करते हैं जनरली दूसरे या तीसरे दिन, जब बेबी का ईयर का कैनल जो है वो क्लीन होता है उसके बाद में। और सेकंड है न्यूओनेटल स्क्रीनिंग या फिर न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। इसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए हम लोग पहले टेस्ट कर सकते हैं। वैसे बीमारियों की लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है, हम लोग जितना पॉसिबल है उतना हम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 40-50 बीमारियाँ ऐसी है जिसको हम लोग स्क्रीन कर सकते हैं। उसमें से 4 या 5 बीमारियाँ ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और हम यहाँ पे मेडीपॉइंट हॉस्पिटल में सभी डिलीवरीज़ की, सभी बेबीज़ की न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट कंपलसरी करते हैं। बेबी को डिस्चार्ज होने के पहले कुछ वैक्सीन देते हैं क्या? तो सबसे इम्पोर्टेंट 3 वैक्सीन है जो बेबी को डिस्चार्ज होने से पहले हम लोग हॉस्पिटल में देते हैं। पहला है BCG, दूसरा ओरल पोलियो, और तीसरा हेपेटाइटिस B। इसके लिए कुछ वेट के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन जनरली बेबी को डिस्चार्ज होने से पहले ये 3 वैक्सीन हम लोग देते हैं। बेबी को डिस्चार्ज के पहले कुछ मेडिसिन की ज़रूरत होती है क्या? मेडिसिन बेबी को जब भी हॉस्पिटल से घर छोड़ते हैं तो कुछ मेडिसिन की ज़रूरत होती है क्या? तो हाँ, कुछ मेडिसिन बेबी को लगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है विटामिन डी, जो आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे। विटामिन डी 1 साल तक चलेगा। और कुछ पर्टिकुलर बेबीज़ होते हैं जिनको उसके साथ में कैल्शियम सप्लीमेंट्स लगेंगे। कैल्शियम सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होगी तो आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। जो डोज में जैसे लिखा है आपने वो कंटिन्यू करना है। तो ये हो गई बेबी की केयर जब भी बेबी हॉस्पिटल में है तभी। जनरली तीसरे दिन माँ डिस्चार्ज हो जाती है, दूसरे या तीसरे दिन माँ डिस्चार्ज हो जाती है। तो डिस्चार्ज हो जाने के बाद में बेबी को जब हम घर पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे क्या केयर करनी चाहिए वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 3 चीज़ों की इस बेबी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक है टेम्परेचर रेगुलेशन जिसको हम लोग कहेंगे वार्मथ, दूसरा है फीडिंग, और तीसरा है हाइजीन। ये 3 चीज़ें, ये बेसिक 3 चीज़ें छोड़कर हम जो कुछ करने को जाएँ वो तो आइदर एक्स्ट्रा है या फिर अननेसेसरी है, या थर्ड समटाइम्स हार्मफुल है। दूसरा है वार्मथ। वार्मथ मतलब टेम्परेचर का रेगुलेशन। अभी मैंने जैसे बताया कि बेबी का टेम्परेचर खुद से रेगुलेट करने की पावर जो होती है वो थोड़ी नॉर्मल से कम होती है। तो बाय एंड लार्ज जो टेम्परेचर बड़ों को, अडल्ट्स को अनकंफर्टेबल लगता है, अनकंफर्टेबली वार्म लगता है, वो बेबी के लिए कंफर्टेबल होता है। मतलब मुझे अगर लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो समझो वो टेम्परेचर बेबी के लिए सही है। इवन
समर्स में भी बेबी को टेम्परेचर पंखा लगाने की, एसी लगाने की ज़रूरत यूजुअली नहीं होती है, तो ये चीज़ें अवॉइड करो। थर्ड है हाइजीन। हाइजीन मतलब बेबी को क्लीन रखना, एकदम सिंपल। बेबी बार बार मोशन करता है, यूरिन करता है, वो ड्राई होना चाहिए। और दूसरा उसको उसका बेदिंग, बेबी को नहलाना। बेबी को नहलाना कैसे होता है? बेबी को नहलाना, बेबी घर में होता है, अंदर होता है, बहुत ज़्यादा गंदा कभी भी नहीं होता है, तो उसको आधा घंटा नहलाते हम लोग, उसको 20 मिनट नहलाते, 1 घंटा नहलाते, ये बहुत गलत है। बेबी का नहलाना होना चाहिए 3 या 4 मिनट में, उसमें ख़त्म होना चाहिए। साबुन कम से कम यूज़ करो और बेबी को ड्राई करो, ड्राई करके फिर से वार्म करके रखो। बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि बेबी को डायपर यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग तो बिल्कुल डायपर यूज़ नहीं करते, वो अच्छा नहीं होता। तो उसके लिए क्या एडवाइस है? आंसर है, डायपर बेबीज़ को यूज़ डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डायपर ये यूरिन के लिए होता है, डायपर पेशाब के लिए होता है, मोशन के लिए, संडास के लिए कभी भी नहीं। अगर डायपर यूरिन सोक करके रखता है, मोशन नहीं, मोशन होल्ड करके नहीं रख सकता। तो नेक्स्ट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। जैसे बेबी और माँ का जो इनिशियल बॉन्डिंग, इनिशियल कनेक्शन जो होता है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है, उससे बेबी को सभी न्यूट्रिएंट्स वगैरह पास होते हैं। डिलीवरी के बाद में हम लोग वो कट करते हैं, वहाँ पे क्लैंप लगाते हैं। तो वो कॉर्ड की केयर क्या करनी है? तो एक, कॉर्ड को ड्राई रखना है। दो, उसको कुछ नहीं लगाना है, बस उसको इतनी ही ज़रूरत चाहिए। इसके बाद में हम जो कुछ करेंगे वो सब अननेसेसरी हो जाएगा। पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा सोता है। न्यूबॉर्न बेबी 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे सोता है 24 घंटे में से, क्या ये नॉर्मल है? तो ये डेफिनेटली नॉर्मल है। इमीडिएटली डिलीवरी के बाद में बच्चा सिर्फ तभी उठेगा जब उसको फीडिंग चाहिए। जैसे उसका उम्र बढ़ती जाती है, जैसे उसका एज बढ़ते जाता है, वैसे वो स्लीप कम होगी और उसकी एक्टिविटी बढ़ने लगेगी। इसके बाद में आएगा बेबी को कितना फ्रिक्वेंटली हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए रेगुलर चेकअप के लिए। तो जनरली इसके लिए आपके डॉक्टर्स बेबी के हेल्थ के अकॉर्डिंग एडवाइस करेंगे, लेकिन यूजुअली पहला जो फॉलोअप होता है वो तीसरे से 5वें दिन में होता है। वो टाइम पे हम लोग देखते हैं कि बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है, सेटल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेबी का वेट कितना है, वेट अगर लूज़ कर रहा है तो कितना लूज़ कर रहा है। जनरली सेम डे माँ का भी फॉलोअप होता है डिलीवरी के बाद में, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती है। उसके बाद का फॉलोअप जनरली होता है 3 वीक्स का। 3 वीक्स का फॉलोअप किस लिए होता है? वो होता है वेट गेन के लिए। तो वेट गेन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो हम लोग कंफर्म करते हैं। और उसके बाद में फॉलोअप है, वो सभी फॉलोअप बेबी के वैक्सीन के साथ में जुड़ जाएंगे, जैसे पीसीजी का वैक्सीन, पोलियो का वैक्सीन, ट्रिपल का वैक्सीन, मेनिंजाइटिस का वैक्सीन और बहुत सारे वैक्सीन है। तो इन शॉर्ट हमने अभी डिस्कस किया कि बेबी को डिलीवरी के बाद में और उसके बाद 1 महीने तक नॉर्मल केयर कैसे करते हैं। इसके बाद में भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, सवाल होंगे, डाउट्स होंगे, तो आप ऑलवेज आपके पीडियाट्रिशियन को मिल सकते हो, आप आपके पीडियाट्रिशियन को पूछ सकते हो। ये जो केयर है जनरली नॉर्मल हेल्दी बेबी की केयर है जो करना। कुछ बेबी स्पेसिफिक होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट होगी, अलग रिक्वायरमेंट होगी। आपके पीडियाट्रिशियन वैसे वो आपको गाइड करेंगे। तो चलो, मेरी तरफ से आप सबको आपके बेबी के लिए सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं और विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू।